वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेकंड चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर का वीडियो के सारे लिंक मिल जाएंगे, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के नाम से प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। तो आज हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का चैप्टर सेकेंड, जो कि है लाइन्स, डायमेंशन एंड कन्वेंशन। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हम लोग कवर करेंगे लाइंस को, फिर कवर करेंगे डायमेंशनिंग को, फिर हम लोग देखेंगे कन्वेंशन को। ठीक है, तो ये सेकंड जो चैप्टर है हम लोग का वो 3 से 4 पार्ट में होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइंस को देखते हैं। तो लाइन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। तो हम लोग इसके बारे में नहीं बात करेंगे, सीधे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारी रेखाओं का यूज होता है, बहुत सारी लाइनों का यूज होता है। अगर हम किसी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट का या फिर किसी बिल्डिंग का मैप देखें, या फिर नक्शा देखें, या फिर किसी मैकेनिकल एलिमेंट का डिज़ाइन देखें, जैसे गियर, पुली, सॉफ्ट हब या फिर फ्लाईव्हील, किसी भी मैकेनिकल एलिमेंट का अगर डिज़ाइन देखें तो उसमें केवल और केवल रेखाओं का यूज होता है। ठीक है, बहुत तरह की रेखाएँ होती हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं। तो क्योंकि हम इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं तो इंजीनियरिंग में हम लोग मैप भी बनाएंगे और किसी एलिमेंट का डिज़ाइन भी करेंगे, तो हमें सारी रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कितने टाइप की लाइन होती हैं। ठीक है, और उन लाइनों का क्या मतलब होता है और वो कहाँ पे यूज़ की जाती हैं, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हेडिंग हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन कितनी प्रकार की होती हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनें जो हैं मेन रूप से जो है वो अगर देखा जाए यूज के बेसिस पे, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे 7 से 8 प्रकार की लाइनें यूज़ करेंगे। उससे भी ज़्यादा कुछ स्पेशल टाइप की लाइनें उनका यूज़ करेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन बेस पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ बताया गया है रेखाओं की मोटाई के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस। तो थिकनेस के बेसिस पर हम लोग देखेंगे तो ये 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? पहली है थिक लाइन, दूसरी जो मीडियम थिक लाइन, और तीसरी जो है थिन लाइन। मोटी रेखा, मध्यम मोटाई की रेखा, और तीसरा पतली रेखा। ठीक है, अब मोटाई की बात की गई है तो लाइन हम लोग खींचते हैं तो हम लोग पता है कि अगर हम लाइन खींचें तो मोटी पेंसिल से खींचेंगे तो मोटा खींचा जाएगा, अगर पतली पेंसिल से खींचे पतला, और पतली पेंसिल से खींचेंगे तो और भी पतला खींचा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 तरीके का बताया गया है लाइन, थिक लाइन, मीडियम थिक लाइन और थिन लाइन। अगर 3 तरह की लाइन बताई गई है तो इसका मतलब 3 तरह के लाइनों का यूज यहाँ पे होता है। ठीक है, देखिए थिक लाइन किसे कहते हैं, अब ये हम लोग को जाना है। तो हम बता, थिक लाइन जो होती है जिसकी मोटाई 1 mm होती है, जिस लाइन की मोटाई कितनी होती है 1 mm होती है, उसको हम लोग बोलेंगे थिक लाइन। और मीडियम थिक लाइन किसको बोलेंगे? मीडियम थिक लाइन उसको बोलेंगे जिसकी मोटाई 0.5 mm होगी, उसको बोलेंगे मीडियम थिक लाइन। और थिन लाइन किससे बोलेंगे? थिन लाइन बोलेंगे जिसकी मोटाई 0.3 mm होगी, उसको हम लोग बोलेंगे थिन लाइन। ठीक है, 0.3 0.4 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग को याद कर लेना है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ कंपटीशन में इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर वाइवा वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए नीचे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे एक टेबल बना के आपको दिया गया है ताकि आप इजी से समझ सकें। जैसे मोटी रेखा जो थिन लाइन है उसकी मोटाई होगी 1 mm। ठीक है, और इसे बनाने के लिए किस पेंसिल का यूज़ करेंगे? हम लोग HB पेंसिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, थिन लाइन मतलब कि मोटी रेखा 1 mm मोटी होगी और उसे खींचने के लिए HB पेंसिल का यूज किया जाएगा। इसी प्रकार से मध्यम मोटाई की रेखा मतलब कि मीडियम थिक लाइन के लिए जो मोटाई होगी वो 0.5 mm होगी, और इसे खींचने के लिए H पेंसिल का यूज किया जाएगा। ठीक है, पतली रेखा मतलब कि थिन लाइन के लिए 0.3 mm की मोटाई होनी चाहिए, और उसे 2H या फिर 3H पेंसिल की सहायता से खींचा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को कंसेप्ट है, इसे हम लोग को दिमाग में बैठा लेना है और इसे हमको यूज भी करना है। ठीक है, जब मोटी रेखा खींचनी होगी हमको पता होना चाहिए कि HB पेंसिल यूज होना है, जब मध्यम प्रकार की मोटी रेखा खींचनी हमको पता होना चाहिए कि H पेंसिल यूज होना है, और पतली रेखा के लिए 2H या फिर 3H का हमको यूज करना है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे बताया गया रेखाओं के उद्देश्य के आधार पर, मतलब कि रेखा कहाँ यूज हो रही है उसके बेसिस पे हम लोग लाइन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है ऑब्जेक्ट लाइन या फिर आउटलाइन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर प्रोजेक्शन लाइन, हिडन लाइन, सेंटर और एक्सिस लाइन, लोकस लाइन या फिर चेन लाइन, कटिंग प्लेन और सेक्शन प्लेन लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन, इसके अलावा हैचिंग और सेक्शन लाइन। ठीक है, तो इन सबको हम लोग अभी डिटेल से देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये कहाँ पे कौन सी लाइनें कहाँ यूज होती हैं और किस तरीके से बनाई जाती हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे एक टेबल है, देखिए इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, वहाँ पे एक PDF का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हम आपके बुक से ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कहीं भी बाहर से ये नहीं है।
तो यहाँ पे हम लोग के पास एक टेबल है जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार की लाइनें हैं, कहाँ और किस तरीके से उसको यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर है हम लोग के पास वस्तु रेखा या बाह्य रेखा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है इसको बोलते हैं मोटी व सतत लाइन, ठीक है। मोटी होती है, सतत होती है, मतलब कि कॉन्टिन्यूस थिक होती है, कॉन्टिन्यूस थिक होती है, और इसे HB पेंसिल का यूज करके बनाते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है वस्तु की दृश्य बाह्य कोण और सीमा रेखा के लिए, मतलब कि विजिबल आउटसाइड और ऑब्जेक्ट लाइन के लिए इसका यूज किया जाता है। ये जो रेखा खींची जाती है मोटी खींची जाती है और कॉन्टिन्यूस खींची है। कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार खींची है, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है। और इसकी मोटाई कितनी होती है, जब मोटी सतत बोला है तो इसकी मोटाई हो जाएगी 1 mm हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 mm हो जाएगी इसकी मोटाई, ठीक है। और किस पेंसिल से खींची जाएगी, HB पेंसिल से ये खींची जाएगी, ठीक है। एक बुक मेरे पास और है, इसमें देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि ये इसकी रेखा की मोटाई कितनी होगी, 1 mm थिक होगी, और इसको बोला जाएगा कॉन्टिन्यूस थिक। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, जनरल एप्लीकेशन होता है विजिबल आउटलाइन और ऑब्जेक्ट लाइन के लिए, ठीक है। जिसमें इंग्लिश में दिया है उसमें हिंदी में दिया है। और दूसरा जो है पतली रेखा है 0.4 mm थिन है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस थिन लाइन, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है डायमेंशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए, सेक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए एंड प्रोजेक्शन लाइन के लिए। डायमेंशन लाइन के लिए, एक्सटेंशन लाइन के लिए, सेक्शन लाइन के लिए, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए और प्रोजेक्शन लाइन के लिए कॉन्टिन्यूस थिन लाइन का यूज हम लोग करते हैं। और कॉन्टिन्यूस थिक का कहाँ यूज करते हैं, विजिबल आउटलाइन और ऑब्जेक्ट लाइन के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग डैश देखेंगे, ठीक है। डैश लाइनें हैं, डैश थिक डैश थिन, मतलब कि ऊपर वाली देखेंगे थोड़ी सी मोटी है और नीचे वाली पतली है। तो डैश थिक मतलब कि डैश जो है मोटा और फिर डैश थिन पतला। इसका यूज कहाँ करते हैं, हिडन आउटलाइन एंड एज एंड हिडन लाइन के लिए। हिडन आउटलाइन का क्या मतलब, कोई ऑब्जेक्ट है उसके बाहर का जो है कोई लाइन जो है दिखाने के लिए, लेकिन वो छुपी हुई है, छुपी मतलब फ्रंट पे नहीं है, वो पीछे की तरफ है जो कि फ्रंट की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ये डैश का, ठीक है। डैश के द्वारा वो चीज़ दिखाई जाती है जो कि दिखती नहीं है लेकिन वो होती हैं, मतलब कि वो छुपी होती हैं। यानी कि हिडन आउटलाइन उसको क्या बोलते हैं। किनारा है, दिख नहीं रहा है, छुपा हुआ है, तो उसको बनाने के लिए हम लोग डैश लाइनों का यूज़ करेंगे, या फिर एज के लिए, या फिर हिडन लाइन के लिए। कोई भी हिडन लाइन है, छुपी हुई है, तो उसको दिखाने के लिए हम डैश का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर एक बना हुआ लॉन्ग डैश है, शॉर्ट डैश है, लॉन्ग डैश है, शॉर्ट डैश है, फिर लॉन्ग डैश है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 0.3 mm थिन लाइन का, पतली रेखा का यूज़ करते हैं। इसको कर सकते हैं अल्टरनेट लॉन्ग एंड शॉर्ट डैश क्लोजली, ठीक है। तो उसमें लॉन्ग डैश है, फिर शॉर्ट डैश है, लॉन्ग डैश है, शॉर्ट डैश है, फिर लॉन्ग डैश है। इसी तरह से ये जितनी हम लोग की आवश्यकता होगी वैसे ही बनाते हैं हम लोग चलेंगे। इसका यूज करते हैं सेंटर लाइन ड्रा करने के लिए, एक्सिस लाइन ड्रा करने, एक्सिस को ड्रा करने के लिए, और लोकस लाइन को ड्रा करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग के पास है एक डैश है, ठीक है, लॉन्ग डैश है, फिर डबल शॉर्ट डैश है, फिर लॉन्ग डैश है, फिर डबल शॉर्ट डैश होगा, फिर लॉन्ग डैश होगा, ठीक है। इसकी मोटाई 0.8 mm थिक है। और या फिर इस तरीके से दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग और लास्ट का जो है ये थोड़ा मोटा है, और फिर लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, ऐसे का दिखाया जाता है, ठीक है। इसको यहाँ पर लिखा गया ए लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट डैश अल्टरनेटली और एज ए सेंटर लाइन यूजिंग थिक लाइन एट द एंड। या तो फिर एंड पे जो है इसको इस तरीके से यूज किया जाता है, एंड पे और स्टार्टिंग पे मोटी रेखा को कर दिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं कटिंग प्लेन लाइन। क्या बोलते हैं, कटिंग प्लेन लाइन या फिर सेक्शन प्लेन लाइन। इन लाइनों का यूज जो है किसी सरफेस को या किसी ऑब्जेक्ट को काट के दिखाने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन या फिर सेक्शन प्लेन लाइन। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है एक अनियमित आकृति, इसी तरह फ्री हैंड खींच दिए हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं फ्री हैंड लाइन यानी फिर शॉर्ट ब्रेक लाइन। कहीं पर ब्रेक दिखाना होता है, हल्का सा शॉर्ट ब्रेक दिखाना होता है, कोई ऑब्जेक्ट टूट गया है या फिर यहीं तक है, तो वहाँ पर हम लोग उनका यूज करते हैं। देखो सबको हम लोग फिगर में अभी देख के समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इमेज बनी हुई है, इसको बोलते हैं फ्री हैंड जिग जैग लाइन, और इसे कहते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। इसका यूज होता है लॉन्ग ब्रेक को दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे डबल डैश है, फिर गैप ज़्यादा इसमें, और फिर डबल डैश है, फिर गैप ज़्यादा है, फिर डबल डैश। इसको बोलते हैं डबल डैश आफ्टर द गैप, डबल डैश आफ्टर द गैप, ठीक है। इसको बोलते हैं डीटो लाइन, ठीक है, डीटो लाइन, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी अभी स्टार्टिंग में, जैसे कि आउटलाइन क्या होता है, ऑब्जेक्ट लाइन क्या होता है, डायमेंशन लाइन क्या होता है, एक्सटेंशन लाइन क्या होता है, सेक्शन लाइन क्या है, कंस्ट्रक्शन लाइन क्या है, प्रोजेक्शन लाइन क्या है, हिडन आउटलाइन क्या है, ठीक है, हिडन लाइन क्या है, सेंटर लाइन क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, लोकस लाइन क्या होता है, कटिंग प्लेन लाइन क्या होता है, शॉर्ट ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक, डीटो लाइन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है, तो आप इन लाइनों का यूज कैसे जानोगे, ठीक है। उससे पहले भी कुछ बताना चाहेंगे हम, जैसे कि ये चीज़ हमने बताया कि डैश है, ठीक है। अभी तक हम लोग डैश ऐसे ही बनाते चले आए हैं, बस ऐसे ऐसे अनियमित रूप से बना दिए, लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में हर एक चीज़ का पर्टिकुलर डायमेंशन है, ठीक है।
तो इसमें क्या डायमेंशन है, ये जो डैश होगी वो हमारी 3 mm की होगी। कितनी की होगी, जो डैश की लंबाई होगी वो हमारी 3 mm की होगी, और एक डैश से दूसरे डैश के बीच की जो गैप है वो 1 mm होगा। कितना होगा, 1 mm होगा। एक डैश की लंबाई 3 mm होगी और इनके बीच की दोनों दूसरे डैश के बीच की दूरी 1 mm होगी, यानी 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm, जितने भी डैश हैं उनकी सबकी लंबाई 3 mm और उनके बीच का गैप जो होगा 1 mm होगा। ठीक है, अगर लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश खींचना होगा तो जो लॉन्ग डैश होगा उसकी लंबाई हम लोग रखेंगे 30 to 50 mm। ठीक है, 30 से 50 mm उसकी लंबाई, या तो 30 होगी। अगर आप 30 लेते हैं तो जितने भी लॉन्ग डैश खींचे जाएंगे सबको 30 खींचे जाएंगे, और अगर 40 रखते हैं तो 40, अगर 50 रखते हैं तो 50, जो भी रखेंगे सबका इक्वल रखेंगे। ठीक है, और शॉर्ट डैश जो होगा वो हमारा 3 mm होगा और इन बिटवीन गैप 1 mm होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसकी लंबाई कितनी होगी 30 to 50 mm और शॉर्ट डैश की लंबाई 3 mm। ठीक है, और इन बिटवीन गैप 1 mm। ठीक है, ये फ्री हैंड होगा और इसके लिए क्या करेंगे, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 30 to 50 mm, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 30 to 50 mm और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 mm होगी। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाया हुआ है तो ये 3 mm होगा। सेम इसी प्रकार से 3 3 1 और यहाँ पर गैप जो हम रखेंगे थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से डायमेंशन के साथ ये होता है। जो चीज़ें इसमें मिस कर दिया है, इसमें नहीं दिखाया गया है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखेंगे 3 mm 1 mm का दिखाया गया है, और इसमें जो है लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश में 30 to 50 mm 1 mm का गैप 3 mm दिखाया गया है। ठीक है, ये चीज़ें उसमें नहीं दे रखा था, तो यहाँ देख सकते हैं, इसको बोलते हैं बिंदु पथ या फिर चैन रेखा। ठीक है, और मध्यम मोटी रेखा असतत होती है, मतलब कि ब्रेक है। ठीक है, बिंदु पथ दिखाने के लिए यूज होता है, कोई पथ फॉलो कर रहा है उसको दिखाने के लिए होता है। इसमें क्या डैश डबल डॉट डैश डबल डॉट डैश डबल डॉट। ठीक है, इसकी लंबाई 6 mm होती है, फिर डॉट, फिर 6 mm होती है, फिर डॉट होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था अभी। तो इसकी लंबाई जो बीच की लंबाई जो है वो होती है 10 to 35 और यहाँ पर गैप जो है वो 3 mm का है। ठीक, ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब ये चीज़ जो उस वाले बुक में नहीं दे रखी है, ये होता है सेक्शन लाइन। ठीक है, ये सेक्शन लाइन, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास चौक है, इस तरीके से चौक होता है, इसको बीच में से काट देंगे और फिर सामने से जब देखेंगे तो हमको एक सर्किल दिखाई देगा। ठीक है, मान लीजिए उसको हेक्सा से काटा गया है, मतलब आरी से काटा गया है। अगर आरी से काटा जाएगा तो इस पर एक निशान बन जाएगा इस तरीके से। इसी निशान को किसी भी वस्तु को काटा जाए आरी से अगर, तो उसमें निशान बन जाता है कटने का। उसी निशान को हम लोग कहते हैं, वो रेखा जो बनती है उसको बोलते हैं हैचिंग लाइन। क्या बोलते हैं, हैचिंग लाइन। तो जब हम लोग इसको काटते हैं, अगर अच्छी कटाई करनी है, एफिशिएंसी के साथ कटाई करनी है, तो हम लोग उसको 45 डिग्री पर कट करते हैं। कितने डिग्री पर कट करते हैं, 45 डिग्री पे। ठीक है, तो इसलिए इसका हैचिंग की जो लाइन बनाई जाती है वो 45 डिग्री बनाई जाती है। यहाँ पर लिखा गया है 45 डिग्री। जो हैचिंग होती है हमारी 45 डिग्री पर होती है, और हर एक हैचिंग लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है 1 to 3 mm होता है। क्या होता है, 1 to 3 mm, या तो 1 mm होगा, या तो 2 या तो 3 जो भी आप लेंगे वो सारे में इक्वल होगा। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए कि यहाँ पे जो पेंसिल यूज होगा 1 mm थिक के लिए HB पेंसिल यूज किया जाएगा। ठीक है, और थिन के लिए हम लोग 2H या फिर 3H पेंसिल का यूज करेंगे। उसके अलावा सारे लाइनों के लिए हम केवल H पेंसिल का ही यूज करेंगे। जितने भी लाइनें हम लोगों ने देखा सबके लिए H पेंसिल का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस वाले बुक में बताया गया है कि जो मोटी रेखा के लिए HB और पतली रेखा सतत रेखा 2H या फिर 3H, और बाकी सारे के लिए हम लोग H पेंसिल का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और हम सारी लाइनों को यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। हमारे पास सबसे पहले है आउटलाइन और आउटलाइन या फिर ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं वस्तु रेखाएं या फिर बाह्य रेखाएं। ठीक है, तो आउटलाइन क्या होता है और या फिर ऑब्जेक्ट लाइन क्या होता है, हम लोग इमेज से समझते हैं। तो हम लोग इमेज में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बाहरी लाइन को, ठीक है, ये जो बाहरी लाइन है ऑब्जेक्ट की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आउटलाइन कहते हैं। को जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे होते हैं, जहाँ पे एक बियरिंग दिखाया गया है, जिसे आप आगे चल के समझेंगे जब सेकेंड ईयर में जाएंगे। ये मैकेनिकल एलिमेंट का एक पार्ट है, जिसे आप आगे जा कर के इसे समझ पाएंगे। तो हम लोग इसकी बात नहीं करते हैं, हम लोग इसकी बात करते हैं कि आउटलाइन या फिर ऑब्जेक्ट लाइन क्या होता है। जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, इसके बाहर के लाइन को, जिससे ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित किया गया है कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। देखेंगे ये मोटी रेखा जो ब्लैक कलर की है, ये हमारी आउटलाइन है, ठीक है, और ऊपर से देखेंगे तो ये चीज़ें हमारी हैं, जिसको बोला गया है आउटलाइन। आउटलाइन के बारे में हमने क्या बताया था आपको कि HB पेंसिल से बनाई जाती है और इसकी मोटाई कितनी होती है, 1 mm होती है, ठीक है। यही चीज़ इसके बारे में भी बताया गया इसमें।
ऑब्जेक्ट लाइन और आउटलाइंस। इन रेखाओं का प्रयोग मुख्यतः वस्तु की दृश्य बाहर को व सीमा रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। इन रेखाओं को मोटी व सतत मतलब थिक एंड कॉन्टिन्यूस ही खींचा जाता है। इन्हें प्राय HB पेंसिल से ही खींचा चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ बताया गया है कि ये कॉन्टिन्यूस थिक मतलब कि लगातार खींचा गया, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, मतलब कि डैश डैश नहीं है, ठीक ना। तो ये कॉन्टिन्यूस खींचा गया है और ये ऑब्जेक्ट के आउटर होता है, बाहर की तरफ होता है। ठीक है, इसको या इसको बोलते हैं आउटलाइन या फिर ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। इसे HB पेंसिल से खींचते हैं और ये 1 mm थिक होती है। ठीक है, क्लियर है। ये डिफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, तो अब इसी तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने मोबाइल में रखिएगा और इसका एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आप नोट कर लीजिएगा। लिखने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर प्रोजेक्शन लाइन। अब कंस्ट्रक्शन या फिर प्रोजेक्शन लाइन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग फिगर में इसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिखाया गया प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, इसी को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन। अब इसका काम क्या है, ये करती क्या है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग सबसे पहले टॉप व्यू बना लिया, किसी ऑब्जेक्ट को देख करके उसका टॉप व्यू बना लिया। टॉप व्यू का ये मतलब जो उसको ऊपर से देखेंगे, टॉप से जब हम लोग देखेंगे तो कैसा दिखता है, तो हमने टॉप व्यू बना लिया। टॉप व्यू से जब हम फ्रंट व्यू बनाएंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन को बार बार ना मापना पड़े तो ये लाइन जो है हम लोग प्रोजेक्ट कर लेते हैं, वो लाइन हम लोग नीचे की तरफ खींच लेते हैं। सारी डायमेंशनों को, इस कोर को खींच लिए, इस पॉइंट को खींच लिए, इस पॉइंट को खींच लिए, सारे पॉइंटों को हम लोग प्रोजेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं, नीचे की तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन लाइन। ये एक्चुअल में हेल्पिंग लाइन होती हैं, ठीक है, जो कि नीचे के फ्रंट व्यू को बनाने में मदद करती हैं। तो प्रोजेक्शन लाइन को हम लोग किससे खींचते हैं, प्रोजेक्शन लाइन को हम लोग 2H या फिर 3H पेंसिल का प्रयोग करते हुए खींचते हैं। इसकी मोटाई होती है 0.3 to 0.4 mm। ठीक है, इसकी मोटाई बहुत ही पतली रेखा होती है, बहुत ही हल्की रेखा होती है। केवल यहाँ तो मोटा दिखाया गया है क्योंकि हम लोग को यहाँ पर इमेज में दिखाना है, जबकि कंपेरिजन करेंगे आउटर लाइन से और प्रोजेक्शन लाइन को तो ये पतली है और ये हमारी क्या है, मोटी है। ठीक है, मतलब समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है हिडन या फिर डॉटेड लाइन। तो हिडन लाइन के बारे में हमने बताया, हिडन लाइन क्या होता है। हिडन लाइन का ये मतलब कि जो भी ऐसी कॉर्नर हो, ठीक है, जो कि या फिर कोई अंदर का कट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कट है लेकिन वो फ्रंट से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। हिडन लाइन कैसा होता है, हिडन लाइन डैश 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 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हिडन लाइन दिखाया गया है, ये देखेंगे डैश 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 आया है और यहाँ पे भी डैश डैश है, तो ये हिडन लाइन दिखाया। ये डैश डैश क्यों आया है, अगर हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे तो एक सर्किल है, उसके अंदर भी सर्किल है, मतलब कि इसमें होल है। ठीक ना, इसमें क्या है, होल है। ठीक, तो जब हम लोग सामने से देख रहे हैं तो ये तो सेक्शन किया गया है, तो ये हम लोग सेक्शन देख सकते हैं, लेकिन ये अंदर का होल सामने से देखने पर नहीं दिखाई दे रहा था। इस तरह से हम लोग इसे क्या किया, डॉटेड बना दिया, ताकि ये मालूम चले इसके अंदर क्या है, होल है। सेम यही चीज़ यहाँ पे होल है लेकिन सामने से नहीं दिख रहा था, तो हम लोगों ने डेड डॉट डॉट बना लिया, जिससे मालूम चलेगा कि इसमें क्या है, होल है। इसमें जहाँ भी हम लोग को चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन वो अंदर होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हिडन लाइन। हो सकता है कि ये चीज़ें अभी ना क्लियर हो रही हो, लेकिन जैसे हम लोग आगे चलेंगे और चौथा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें हम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो हो गया हिडन लाइन। हिडन लाइन का मतलब ये समझिए, केवल जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन वो होती हैं, उन्हें दिखाने के लिए हम लोग हिडन लाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास सेंटर और एक्सिस लाइन। ठीक है, सेंटर या फिर एक्सिस लाइन। तो सेंटर या एक्सिस लाइन क्या है, अक्ष रेखा तो आप जानते होंगे। ठीक है, सेंटर या एक्सिस लाइन, तो यहाँ पर देखेंगे सेंटर लाइन जो बीच में से हो गई इसके आ रही है, ये हमारी क्या है, सेंटर लाइन है। ठीक है, इसी को सेंटर लाइन करते हैं, इसी को एक्सिस लाइन करते हैं। इसको दिखाने में क्या बताया था, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश या लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, इसमें जो है बहुत छोटा डैश या फिर इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, सेंटर लाइन को दिखाने के लिए ये लाइनें आपको बनाना सीखना होगा। ये भी सेंटर लाइन है, ये भी बीच में सेंटर लाइन गया है। ठीक है, इसके बाद से क्या है, इसके बाद से हैचिंग और सेक्शन लाइन। ठीक है, हैचिंग या फिर सेक्शन लाइन। देखिए हैचिंग जो हमने बताया था कि कोई चौक लेकर के उसको काट देते हैं। ठीक है, चौक लेकर उसको काट देते हैं तो यहाँ पे निशान पड़ जाता है, तो वही इस ब्लॉक को क्या किया गया है, काट दिया गया है।
काटने के बाद उस पर निशान पड़ गया है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हैचिंग। क्या बोलते हैं? हैचिंग। जिन लाइनों का यूज किया गया उसको बोलते हैं हैचिंग लाइन। और ये लाइनें कितने पे इंक्लाइंड होती हैं? ये लाइनें 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होती हैं। कितने पे इंक्लाइंड होती हैं? 45 डिग्री पे। और एक दूसरे के बीच का एंगल, एक दूसरे के बीच का गैप कितना होता है? वो होता है 1 to 3 mm। कितना होता है? 1 to 3 mm। ये लाइनें इंक्लाइंड होंगी 45 पर, और एक दूसरे के बीच की जो डिस्टेंस होगी या तो 1 mm, या तो फिर 2 mm, या तो फिर 3 mm होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। ये हो गया हैचिंग लाइन के बारे में। जो हम बोल रहे हैं वो वही चीज़ें हेडिंग के अंदर लिखना भी है। और हैचिंग लाइन बनाने किस पेंसिल का यूज किया जाता है? तो हम लोग यस पेंसिल का यूज करते हैं। सेंटर लाइन के लिए भी यस पेंसिल का यूज करते हैं। हिडन लाइन के लिए भी यस पेंसिल का यूज करते हैं। आउटलाइन के लिए HB, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइन के लिए 2H या फिर 3H का हम लोग यूज करते हैं। पेंसिल को भी हम लोग को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन या फिर सेक्शन प्लेन लाइन, इसको कट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है? कटिंग प्लेन लाइन है। देखेंगे यहाँ से इसको काटा गया है यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक दिखाया गया है, A से B तक कट किया गया है, ठीक। तब देखेंगे A से B तक कट किया गया तो इतना भाग क्या हुआ? कट के निकल गया है इसका, तभी तो हैचिंग आया है, तभी तो आरी से इसको काटा गया है, तभी यह हैचिंग आया है। तो काटा कैसे गया है? तो यहाँ दिखाया गया है। देखिए यहाँ मोटा यूज किया है, यहाँ पे क्या किया? पतला यूज किया है। इसको इस तरीके से काट के निकाल दिया गया है, ठीक है। तो ये जो लाइनें है हमारी, ये जो लाइन है वो हमारी क्या है? कटिंग प्लेन लाइन है। इससे किससे बनाते हैं? इससे हम लोग H से बनाते हैं। इसकी मोटाई 0.4 mm के पास होगी, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक है। अब शॉर्ट ब्रेक लाइन क्या होता है? हमने कहा था कि छोटे ब्रेक को दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पिछले वीडियो हमने बता रखा था। तो इस इमेज में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है, ये हल्के सा ब्रेक किया गया है और इधर भी ब्रेक किया गया है, ठीक है। इस टाइप के ब्रेक को बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अभी और लंबा है लेकिन आपको ब्रेक करके यहाँ पे दिखाया गया है। इसकी लंबाई जो है निश्चित नहीं है, ये कितना भी लंबा हो सकता है, अगर आपको लंबाई नहीं बताई गई है तो, ठीक है। अगर ऐसा दिखाई दिया गया मतलब कि ये ब्रेक है, यहाँ से यहाँ पर लिखा गया शॉर्ट ब्रेक लाइन। इस टाइप की जो लाइन बनाई जाए, इस टाइप की लाइन बनाई जाए तो ये सब क्या है? शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक है। इसे भी हम लोग किससे बनाते हैं? यस पेंसिल का यूज करते हुए बनाते हैं। और आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास है क्या? नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है। तो लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या होता है? जस्ट इस इमेज में देखेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर देखेंगे ये हम लोग का जो है लाइन है वो हम लोग का लॉन्ग ब्रेक लाइन है, ठीक है। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। लॉन्ग ब्रेक लाइन के बारे में क्या बताया गया है? यहाँ देखिए, इन रेखाओं द्वारा आरेख टेढ़े मेढ़े में टूटे हुए लंबे भागों को दर्शाया जाता है, ठीक है। ये सीधे, मध्यम, मोटी व सतत रेखा होती है जिनके बीच मुक्त विधि मतलब कि फ्री हैंड जिग जैग से बने होते हैं। इन रेखाओं को एच पेंसिल से ही खींचना चाहिए। हमने बताया आपको कि इन रेखाओं किससे खींचना है? एच पेंसिल से खींचना है। इसमें लास्ट टॉपिक बच जाता है जो कि है लोकस और चैन लाइन। देखिए लोकस या चैन लाइन क्या होता है? यहाँ पर इस इमेज में देखेंगे तो ये जो लीवर है, जैसे लीवर यहाँ फिक्स है, ये मूव कर रहा है, ये वाला हिस्सा मूव करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है। इसमें तो यहाँ पर डॉटर दिखाया गया ये चीज़, ठीक है। तो ये जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, इस जो ये हिस्सा जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसको हम लोग दिखाने के लिए लोकस लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं? लोकस लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लोकस लाइन के बारे में क्या बताया गया? हाँ देखिए, यहाँ बताया गया इन रेखाओं का प्रयोग बिंदु पथ को दर्शाने के लिए, एक पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बिंदु पथ को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये 6 mm रेखाओं के बीच के दो बिंदुओं को मिलाकर बनाई जाती है। मतलब कि यहाँ ये बताया जा रहा है ये जो रेखाएं की लंबाई है वो 6 mm होती है और इनके बीच में दो बिंदुएं दिखाई जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ें। और इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यस पेंसिल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखा और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर उसमें कोई भी दिक्कत रह गई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर समझने में प्रॉब्लम हुई है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए और ध्यान से सुनिए, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने बहुत फास्ट में बताया है, हो सकता है कि कुछ मिस हो गया हो सुनने में, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, हो सकता है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गई हो बातें, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए। अब देखेंगे डायमेंशनिंग के बारे में, विमांकन के बारे में। तो डायमेंशनिंग क्या होता है? कोई भी अगर शेप हो, कोई भी आकृति हमारे पास हो, ठीक है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अगर उसमें कोई होल है, ठीक है, तो उसकी स्थिति को दिखाने के लिए कि किस साइड से कितने दूरी पे होल है, या फिर कोई भी कट है उसको दिखाने के लिए
के लिए जो हम लोग बीमा दिखाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशनिंग कहते हैं। ठीक है, इसी को परिभाषित यहाँ पे किया गया है। इस बार हम लोग डायमेंशन का परिभाषा भी याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछने की संभावना इसकी भी बन रही है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है डायमेंशनिंग के बारे में, किसी वस्तु की ड्राइंग की बीमा जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, छिद्र के साइज व स्थिति तथा अन्य संबंधित सूचनाएं प्रदर्शित करने की क्रिया को बीमांकन कहते हैं या फिर डायमेंशनिंग कहते हैं। बीमांकन किसी भी ड्राइंग का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, ये डिफिनेशन हम लोग याद भी कर लेंगे, क्योंकि अब जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में थियरी भी पूछी जा रही है। ठीक है, डायमेंशनिंग हम लोग समझ चुके हैं। डायमेंशनिंग क्या है, किसी भी आकृति के माप को प्रदर्शित करने की क्रिया को हम लोग डायमेंशनिंग कहते हैं। जैसे कि हम नीचे ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं, नीचे हमारे पास एक ड्राइंग है जिसके यहाँ पर एक शेप है जिसकी लंबाई चौड़ाई को हम लोग डायमेंशनिंग के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं। जो अगला हेडिंग हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग। कितने प्रकार की बीमाएं होती हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में मेन रूप से जो है हम लोग देखेंगे तो 2 टाइप से देखेंगे। पहला जो है कि आकार या फिर कार्यकारी बीमाएं, मतलब कि साइज या फंक्शनल डायमेंशन। दूसरा है लोकेशन डायमेंशन। ये क्या होता है, दोनों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो साइज या फिर फंक्शनल डायमेंशन है वो ऑब्जेक्ट के लंबाई, चौड़ाई और फिर ऊंचाई या फिर गहराई के बारे में बताते हैं। क्या चीज़, जो साइज या फिर फंक्शनल डायमेंशन है वो किसी भी वस्तु के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या फिर गहराई के बारे में बताता है। जबकि लोकेशन डायमेंशन में क्या दिखाता है कि अगर उसमें कहीं होल है, छिद्र है, तो वो एक साइड से कितनी दूरी पर है। ठीक है, या फिर कट है या फिर फ्लेंज बाहर निकला हुआ है, तो वो एक पर्टिकुलर एक साइड से कितनी दूरी पर है, ये बताने का काम करता है, लोकेशन बताने का काम करता है। उसको हम लोग कहते हैं लोकेशन डायमेंशन। इस फिगर में हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। सबसे पहला हमारा है साइज या फिर फंक्शनल डायमेंशन। इसको एस से या फिर एफ से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर डायमेंशन देखते हैं, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये लंबाई है। लंबाई को किससे दिखाया जा रहा है, ये दिखाया यस से, मतलब कि साइज दिखाया जा रहा है, मतलब कि फंक्शन है ये। ठीक है, फंक्शनल डायमेंशन या फिर साइज, इसको एफ या फिर यस लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमको साइज दिखा रहा है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे तो ये फंक्शनल डायमेंशन मतलब कि साइज है, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये भी साइज है, और यहाँ से यहाँ का डायमेंशन ये भी साइज है। ठीक है, तो ये सब क्या है, साइज दिखा रहा है। साइज का मतलब लंबाई दिखा रहा है, या फिर चौड़ाई दिखा रहा है, या तो फिर ऊंचाई दिखाएगा, या तो फिर गहराई दिखाएगा। ठीक है, एफ का यही मतलब है। लेकिन यल मतलब लोकेशन डायमेंशन मतलब लोकेशन दिखाएगा। जैसे कि इस किनारे से यहाँ जो फ्लेंज जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, इस तरह से मटेरियल बाहर निकला हुआ है, तो इसके लोकेशन को दिखाने के लिए यल का यूज किया जा रहा है। मतलब कि इस किनारे से ये कितने दूरी पर बाहर निकला हुआ है, इसे हम लोग दिखाने के लिए यल का यूज करें, मतलब कि लोकेशन का यूज कर रहे हैं। तो इस टाइप के डायमेंशन को जो कि किसी विशेष फ्लेंज उसको बोलते हैं जो मटेरियल से बाहर निकला हुआ। ठीक है, तो फ्लेंज या फिर अंडर कट हो, जो अंदर की तरफ कटा हुआ हो, या फिर उसमें होल हो, उसको दिखाने के लिए यूज किया। जैसे कि इसमें देखेंगे यहाँ पे होल है, तो इस किनारे से कितने दूरी पे होल है ये दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोकेशन डायमेंशन का यूज करेंगे। इस तरह यहाँ यल दिखाया गया। लेकिन होल कितना बड़ा है ये दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइज या फंक्शनल डायमेंशन का यूज करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखें, इस किनारे से कितने दूरी पर होल का सेंटर है, तो यहाँ यल दिखाया गया। इस किनारे से कितना दूरी पर सेंटर है, तो यल दिखाया गया, मतलब लोकेशन दिखाने के लिए यूज किया गया। यहाँ से यहाँ तक कितनी चौड़ाई है, तो फंक्शनल या फिर साइज का यूज किया गया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिखाने के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 2 चीज़ें हैं टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग में। टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग हम लोगों ने देखा कि 2 प्रकार की डायमेंशनिंग है, साइज और फंक्शनल डायमेंशनिंग। तो साइज और फंक्शनल डायमेंशन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई आदि ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। दूसरी जो है हमारे पास लोकेशन डायमेंशन। लोकेशन डायमेंशन में किसी होल या फिर किसी छिद्र या फिर अंडरकट या फिर फ्लेंज को की स्थिति को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को समझ में आ गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग के क्या सिस्टम है, ठीक है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे 2 तरीके हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है। पहला जो है अलाइंड सिस्टम, मतलब कि संरेखीय प्रणाली। दूसरा यूनि डायरेक्शनल सिस्टम, जो कि है एक दिशी प्रणाली।
ये आपको याद कर लेना है कि सिस्टम और डायमेंशनिंग में क्या है, तो हम इसको याद कर लेंगे। संरेखीय प्रणाली, दूसरा एक दिशी अलाइंड सिस्टम या फिर यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। अब ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिगर के माध्यम से अच्छे से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पास संरेखीय प्रणाली या फिर अलाइंड सिस्टम, इसमें जो है एक ऑब्जेक्ट है जिसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक के डायमेंशन को दिखाने के लिए एक एरो बनाया गया है, ठीक है। इस एरो के, इस डायमेंशन लाइन के बीच में जो है 50 mm लिखा गया है। यहाँ भी यही काम, यहाँ भी यहाँ काम। लेकिन जब हम लोग इसको इस तरह वर्टिकली लिखा गया है तो क्या किया गया है, इसको सीधा ना लिख करके जो लिखने का वर्ड है, जैसे कि 50 यहाँ लिखा गया है, तो अगर 50 ऐसा ना लिख करके 50 को इस तरीके से लिखा गया, इसे घुमा दिया गया है। तो ये क्यों किया गया है, ठीक है। जब ऐसा दो दिशा में लिखा जाएगा, एक तो इस तरीके से लिखा गया है और एक तो इस तरीके से लिखा गया है, जब पर भी इस तरीके से लिखा जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं संरेखीय प्रणाली अलाइंड सिस्टम। इसमें किस तरीके से लिखा जाएगा, समझने वाली बात है कि जो हम लोग डायमेंशन लाइन जो शो करते हैं, कोई किसी भी डायमेंशन को लिखने के लिए इस लाइन के बीचों बीच, ठीक है, मध्य में और जो है वर्टिकली लिखा है, किसी भी अक्षर को हम क्या करेंगे, वर्टिकली लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि 50 है तो हम ये डायमेंशन लाइन खींचेंगे और इसके बीच में ऊपर, हमेशा ऊपर की तरफ, और मध्य में वर्टिकली लिखेंगे, ठीक है। 10 है तो इस लाइन को खींचेंगे, ठीक है, और इसके बीच में ऊपर की तरफ 10 लिखेंगे। 20 है तो इस तरह से मध्य में ऊपर की तरफ लिखेंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जा रही है, जब यही लाइन वर्टिकल खींची जाएगी तब पर भी हम क्या करेंगे, इसी बीच को इसके बीच में लिखेंगे और ऊपर की तरफ लिखेंगे, ठीक है। अगर यही लाइन इंक्लाइंड हो जाती है, अगर झुक जाएगी, मान लीजिए इस तरह से झुक जाती है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से झुक जाती है तो इसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। मतलब कि बीच में लिखेंगे और वर्टिकली लिखेंगे। जैसे यहाँ देखेंगे ये लाइन इंक्लाइंड है लेकिन वर्टिकली लिखा गया है, बीच में सेंटर पड़ रहा है, इसलिए हल्का सा उसको हटा दिया गया है, एकदम बीच में ना लिख के साइड में लिखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे दो व्यास दिखाया गया, डायमीटर दिखाया गया है, उसके लिए भी क्या किया गया है, बीच में लिखा गया है और वर्टिकली लिखा गया है। देखेंगे तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो अलाइंड सिस्टम में क्या होता है कि हम ड्राइंग को दो दिशाओं से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डायमेंशन मेंशन किया गया है वो दोनों तरफ से मेंशन किया गया है, ठीक है। लिखने का तरीका यह है कि चाहे लाइन वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, ठीक है, उसके बीच में वर्ड लिखा जाएगा, वो भी 90 डिग्री पे, ठीक है। वर्ड को लाइन के ऊपर रखा जाएगा हमेशा ही, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गई बात। यहाँ पे हमने ये बताया कि किसी भी डायमेंशन को दिखाने के लिए डायमेंशन लाइन के बीच में और वर्टिकली सारे वर्ड लिखे जाएंगे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो चाहे वो वर्टिकल लाइन हो, ठीक है। और इस तरह के डायमेंशन जिसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं उस ड्राइंग को इजीली हम दोनों साइड से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे वाला देखते हैं। आगे हमारे पास है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में क्या है कि जो भी डायमेंशन रिप्रेजेंट की गई है सब एक तरफ से है। जैसे कि देखेंगे 60 लिखा गया है तो ऐसे लिखा गया है, 20 16 10 50 20 30 और ये 16 सब एक दिशा में लिखा गया, मतलब कि सारे वर्टिकली लिखे गए हैं, सारे वर्टिकली ही लिखे गए हैं, कहीं पर भी इसको घुमा के नहीं लिखा गया है। इसी नाते इसका नाम है यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय प्रणाली, मतलब कि सब कुछ एक दिशा में ही लिखा गया है। अब इसके लिखने का क्या तरीका है कि जो डायमेंशन लाइन होगी उसके बीच में, ठीक है, इसके ऊपर नहीं, लाइन के ऊपर नहीं, लाइन के बीच में लिखा जाएगा। जो भी उसकी डायमेंशन होगी, जो भी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, उसको लाइन के बीच में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल है, मतलब कि कोई किसी इंक्लाइंड पर है, किसी एंगल पर है, तो उसे भी लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीच में और जो है इसमें बीच में डायमेंशन को शो करेंगे और एक दिशा में शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेंटर पड़ जाए तो उसको साइड में करके लिखा गया है। इसी चीज़ को हम देखेंगे तो यहाँ पे बीच में लिखा गया है और लाइन के जो है लाइन के बीच में लिखा है, लाइन के ऊपर या फिर नीचे नहीं है, लाइन के बीच में है और दोनों के सेंटर में है, ठीक है। दोनों से कंपेरिजन हम लोग करा सकते हैं। यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे जो लाइन के ऊपर था बीच में था, यहाँ बीच में तो है लेकिन लाइन के ऊपर नहीं है और एक दिशा में लिखा गया, सीधा लिखा गया। इस अक्षर को भी सीधा लिखा गया और इसमें सारे अक्षर जो हैं
सीधे हैं, एक दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिस्टम लोग पढ़े हैं अलाइन सिस्टम, इसमें क्या होता है डायमेंशन लाइन के बीच में ऊपर लिखा जाता है 90 डिग्री पे वर्टिकली। ठीक है, चाहे डायमेंशन लाइन किसी भी तरीके से हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चाहे इंक्लाइन कैसे भी हो, लेकिन ये जो वर्ड लिखे जाएंगे इसी पे वर्टिकल लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखा एक दिशा प्रणाली या फिर यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी एक दिशा में लिखी जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे पास है वो है मेथड्स ऑफ डायमेंशनिंग। मेथड्स क्या है, तो यहाँ पे हम लोग के पास 3 मेथड है। कौन कौन से हैं, चैन विधि मतलब कि चैन मेथड, दूसरा है प्रगति विधि मतलब कि प्रोसेस मेथड, या फिर इसे कहते हैं पैरेलल मेथड, और तीसरा हमारे पास है कंबाइंड मेथड। ठीक है, यहाँ पर डायमेंशनिंग के 3 मेथड हैं। पहला मेथड है चैन मेथड, दूसरा है प्रगति विधि या फिर प्रोग्रेसिव मेथड या फिर पैरेलल मेथड, और तीसरा जो है कंबाइंड मेथड। ठीक है, ये थियरी आपको याद करके चलना पड़ेगा क्योंकि आजकल जो है थियरी एग्जाम में पूछा जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे चैन मेथड बताया गया है। ठीक है, चैन मेथड को हम लोग इमेज से समझते हैं। आपके पास बुक होगी तो बुक में इसको अच्छे से लिख करके समझाया भी होगा, लेकिन हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। थियरी यहाँ पे हमने हटा दिया है। देखिए चैन मेथड में क्या होता है, चैन जैसे कि हम लोग जानते हैं चैन क्या होता है, टुकड़ों टुकड़ों से मिलके बना होता है। जो चैन होता है उसमें कई सारी कड़ियाँ होती हैं और एक कड़ियाँ दूसरे कड़ियों से मिल करके बनी होती हैं। चैन में यही होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो डायमेंशन शो करने का जो तरीका है वो कड़ी कड़ी में, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन शो किया गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन शो किया गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन शो किया गया। ठीक है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, साइड डायमेंशन को जोड़ के 60 में से घटा लेंगे तो ये डायमेंशन निकल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम देखते हैं जो चैन मेथड है वो चैन मेथड में कड़ियों की तरह छोटे 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 डायमेंशन को दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का 16 mm, यहाँ से यहाँ तक का 20 mm, यहाँ से यहाँ तक का 10 mm, और यहाँ घटा के हम निकालेंगे तो यहाँ की डायमेंशन भी मिल जाएगी हमें। ठीक है, जब इस तरीके छोटी छोटी डायमेंशन दी हुई हो तो उसको हम लोग कहते हैं चैन मेथड। ठीक है, ये समझ में आया। और प्रगति मेथड प्रोसेस मेथड क्या होता है, प्रोग्रेसिव मेथड क्या होता है, प्रोग्रेस करने का क्या मतलब होता है, कोई 0 से 1 जाए, फिर जो है 0 से 2 जाए, फिर 0 से 3 जाए, फिर 0 से 10 जाए। ठीक है, तो प्रोग्रेस करता है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेथड। तो उसी से हम लोग समझते हैं यहाँ प्रोग्रेसिव मेथड में क्या होता है, जैसे कि एक जीरो लाइन है, एक बेस लाइन हम लोग खींच लेते हैं और इसी बेस लाइन से सारी डायमेंशन हम लोग दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लाइन 16 mm, और यहीं से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 30 mm, और यहीं से और यहाँ तक का डिस्टेंस 50 mm, और यहाँ से फिर लास्ट तक का डिस्टेंस कितना है 60 mm। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन को रेफरेंस मान के वहाँ से हम लोग साइड डायमेंशन को दिखा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, पहले 16 हो रहा है, फिर 30 हो रहा है, 50 हो रहा है, फिर 60 हो रहा है, ये प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। इस तरह इस मेथड को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव मेथड, यानी फिर प्रगति विधि बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने समझा चैन मेथड क्या है, जब किसी डायमेंशन को छोटे छोटे पार्ट में दिखाया जाए। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में दिखाया जाए उसको बोलते हैं चैन मेथड। और प्रोग्रेसिव मेथड जब किसी एक लाइन को जो है एक पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं रेफरेंस पॉइंट मान कर वहाँ सारे डायमेंशन को दिखाते हैं, तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेथड। ठीक है, और लास्ट जो तीसरा हम लोग का बचता है जो कि हमारा क्या है, वो हमारा है कंबाइंड मेथड। कंबाइंड मेथड मतलब चैन मेथड और प्रोग्रेसिव मेथड दोनों को जोड़ दिया जाए, जो ऊपर हमने दोनों देखा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा बन जाता है कंबाइंड मेथड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या किया है, इसमें 2 पार्ट कर दिया, एक साइड इधर करेगा, एक साइड इधर का। ठीक है ना, इस लाइन को यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ से इतना दूर का डायमेंशन दिखाया है, फिर यहाँ से इतना दूर का डायमेंशन दिखाया है, मतलब कि टुकड़ों में दिखाया है। ठीक है, कड़ी के अकॉर्डिंग दिखाया है, जो कड़ी के अकॉर्डिंग दिखाया है इसको हम लोग कर सकते हैं कि चैन टाइप का है। ये किस टाइप का है, चैन टाइप का है। चैन मेथड पे ये डायमेंशन दिखाई गई है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक रेफरेंस लाइन मान करके यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन 25, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन 45, और यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन 60, और कुल डायमेंशन कितना है 100। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रोग्रेसिव मेथड लगा हुआ है, जिसमें चैन मेथड और प्रोग्रेसिव मेथड दोनों काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंबाइंड मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, कंबाइंड मेथड कहते हैं। सीखेंगे किस प्रकार से किसी भी एंगल का या फिर सर्किल का या फिर किसी आर का, इसी तरीके से और भी शेप का किस तरीके से हम डायमेंशन शो कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, पहला हमारा टॉपिक है कोणों का विमांकन।
ठीक है, डायमेंशनिंग ऑफ एंगल्स। तो कोणों का विमांकन हम किस तरीके से कर सकते हैं, कोणों को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तरीका यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास 15 डिग्री का एंगल यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया गया है। मतलब बताने का मतलब ये है कि जब एंगल काफ़ी छोटा हो, 10 डिग्री हो, 8 डिग्री हो, या फिर 15 डिग्री हो, या फिर 20 डिग्री हो, ऐसे छोटे एंगल हो, तो हम लोग इस किस तरीके से इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से एंगल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, और इसे दिखाने के लिए क्या किया गया है, बाहर की तरफ से एरो दिखाया गया है, ठीक है, एरो को बाहर की तरफ से दिखाया गया है, और लिखा कहाँ गया है, बाहर यहाँ पे 15 डिग्री लिखा गया है। एंगल छोटा होने के कारण हम इसके अंदर नहीं लिख सकते, और एरो को हम अंदर से नहीं बना सकते, इसलिए हम लोगों ने एरो को बाहर से बना रखा है। अगर ये 15 डिग्री से ज़्यादा का एंगल होगा, जैसे कि 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री हम लोग क्या कर सकते हैं, एरो को बाहर से बना सकते हैं, जैसा कि इसमें बनाया गया है। लेकिन अगर स्पेस है तो उसके अंदर हम 30 लिख सकते हैं। ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर एंगल और बड़ा हुआ, जैसे कि 45 डिग्री का, तो हम लोग एंगल जो है इसके अंदर बना सकते हैं, और इसके अंदर लिख भी सकते हैं। अगर 45 से ही बड़ा एंगल है, जैसे कि 120 का, तो तब पर भी हम इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एरो अंदर बनाएंगे और इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके बाहर अभी तक लिख रहे थे, अब हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 तरीके बताए गए हैं, इन तरीकों से हम एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अपने कॉपी में ये हेडिंग डालना है, कोणों का विमांकन, डायमेंशनिंग ऑफ एंगल, और इन चारों को इस तरीके से बना लेना है ताकि आपको याद रहे, ताकि आप एग्जाम में से बना के आ सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड हमारे पास है वृत्तों का विमांकन, डायमेंशनिंग ऑफ सर्किल। देखिए यहाँ पे जो सबसे छोटी सर्किल है, इसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडियस को, इसकी त्रिज्या को जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। त्रिज्या क्या होती है, सेंटर से परिधि तक की दूरी होती है, ठीक है, सेंटर से इसके पेरिफेरी तक की डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे देखेंगे सेंटर से लेकर के इसके परिधि तक एक एरो दिखाया गया है, और इसे ऊपर की तरफ बढ़ाकर इस तरीके से खींचा गया है, और यहाँ पर लिखा गया है R5। तो R5 का क्या मतलब है, R का मतलब रेडियस, और 5 का मतलब 5 mm, ठीक है। R का मतलब क्या हो गया, रेडियस, और 5 का मतलब 5 mm, मतलब कि जो सर्किल खींचा गया है उसका रेडियस 5 mm है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। अगर बहुत ही छोटा सर्किल है तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर इससे बड़ा सर्किल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 515, 5 का क्या मतलब, 5 का क्या मतलब है, 5 का मतलब है डायामीटर, 5 का क्या मतलब है, डायामीटर। कहीं भी 5 लिखा हो उसके बाद अंक लिखा हो, इसका मतलब है, ऐसे 515 लिखा है मतलब डायमीटर 15 mm। हमने आपको बता रखा है, अगर किसी भी अंक के पीछे मिलीमीटर नहीं लिखा है या फिर कुछ भी नहीं लिखा है, उसका मतलब मिलीमीटर ही होता है, ठीक है। जैसे कि 5 के पीछे कुछ नहीं लिखा है, 15 के पीछे कुछ नहीं लिखा है, 20 के पीछे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब वो मिलीमीटर में है, mm में है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर जो है डायमीटर को दिखाने के लिए एरो को बाहर से बनाया गया है, क्योंकि क्या है, सर्किल का डायमीटर है वो बहुत ही कम है, ठीक है। मान लीजिए कि इसका डायमीटर क्या हो गया, 20 mm हो गया, तो यहाँ पर लिखा है सर्किल के डायमीटर को दिखाने के लिए 520, ठीक है। जब डायमीटर थोड़ा बड़ा हो गया तो इस एरो को जो हम लोग बाहर की तरफ बनाए थे उसे अंदर की तरफ हम लोग दिखा लेते हैं। अगर डायमीटर और बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो जो है लाइनों को खींच करके इस तरीके से 530 mm। अगर डायमीटर काफ़ी बड़ा हो जाता है तो हम लोग इसके अंदर भी इस तरीके से इसके डायमीटर को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे 5 तरीके हैं जिससे हम किसी सर्किल के डायमीटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है चापों का विमांकन, ठीक है, डायमेंशनिंग ऑफ आर्क्स। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक आर्क है, यहाँ पर एक चाप लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक एक बड़ी आर्क है, फिर एक छोटी आर्क है, फिर एक बड़ी आर्क है, यहाँ पे कोई आर्क नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक आर्क है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से आर्क को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है तो अंदर की तरफ से एरो बना है और इस तरह से लाइन खींच करके लिखा गया R10, यानी कि रेडियस यहाँ पर जो लिया गया वो कितना है, 10 mm है। और यहाँ देखिए ये बड़ा आर्क लगा हुआ है, तो बड़े आर्क को दिखाने के लिए
यहाँ एक पॉइंट लगा करके और यहाँ से यहाँ तक एक एरो बनाया गया है। इस एरो पर लिखा गया है R30, ठीक है। यहाँ के मतलब इसका रेडियस कितना है, 30 mm है। इसके रिप्रेजेंट करने के तरीके और इसके रिप्रेजेंट करने के तरीके में अंतर है, ठीक है ना, देख पा रहे हैं हम लोग। इसी प्रकार से इस आर को दिखाने के लिए क्या किया गया है, एरो बना करके इस तरीके से यहाँ लिख दिया गया है R10, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी एक अलग तरीका है। और यहाँ पर जो है आर्क दिखाने के लिए क्या है, अंदर से एरो दिखाया गया है और बाहर की तरफ लिख दिया गया है R6, ठीक है। ये तरीका इस तरीके से कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आर्क दिखाने के लिए क्या किया गया है, सेम यही तरीका, लेकिन एरो की तरफ बना, अंदर की तरफ बना है, लिखा गया R8। तो इतने सारे तरीके हैं जो है किसी भी चाप को या फिर आर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, जो हमने अभी आपसे के साथ देखा। अब क्या करना है आपको, इसे आप अपने कॉपी पे बना करके एक बार प्रैक्टिस करना है, 1 से 2 बार बना के इसको प्रैक्टिस करना है ताकि हमें ये याद भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा जो नंबर हम पर, छिद्रों का विमांकन, डायमेंशनिंग ऑफ होल। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होल है, अभी तक तो हम लोग 520 लिख करके ये जान जा रहे थे उसका डायमीटर कितना है, 20 mm है। लेकिन जब उसके अंदर होल है, वो अंदर की तरफ गड्ढा है, तो उसके डायमेंशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से हम लोग ड्राइंग शीट पे उसे दिखाएंगे, ये तरीका हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये दोनों इमेज जो है वो एक ही है, ठीक है, वो ये दोनों इमेज एक ही है, ठीक है। बस इसे इस तरह से, ये इसको हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से देख पा रहे हैं, जबकि इसके अंदर डॉटेड जो दिखाया गया है क्या है, ये होल है। इस होल को देखने के लिए हम इस साइड से हम क्या करते हैं, साइड व्यू से देखते हैं। जब साइड से देखते हैं तो हमें ये होल दिखाई देता है और ये जो डायमेंशन है वो चीज़ यहाँ दिखाई देती है और ये जो चीज़ है वो चीज़ यहाँ दिखाई देती है, मतलब ये पूरा बेलनाकार है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है। अभी इस होल को, जो यहाँ तक होल है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, इस होल को देखने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है 512, जिसका जो डायमीटर है वो कितना है, 12 mm है। और यहाँ लिखा गया डीप 20 का मतलब इसकी जो गहराई है वो 20 mm है। कितना है, 20 mm है। यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है वो कितनी है, 20 mm है। इसका डायमीटर कितना है, 12 mm है। इसको लिखा गया है 512 डीप 20, ठीक है ना। इस तरीके से इसकी गहराई को भी लिखा गया है, डीप लिख करके इसमें 20 लिख दिया गया है, जैसे मान लो इसकी गहराई कितनी है, 20 mm है। इसी प्रकार से अगर इसमें तो एक होल था, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें कि 6 होल हो, ठीक ना, ये ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 6 होल है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 होल को किस तरीके से दिखाया जाएगा, बार बार तो ऐसे 6 होल पर लिखा नहीं जाएगा, तो इसमें किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी एक सर्किल को यहाँ पर दिखा दिया गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है 520, कॉमन लगा के 6 होल, कितना होल है, 6 होल, 6 होल के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। ऑन PCD जो मटेरियल है इसका 100 mm, कितना है, 100, PCD पे 100 है। यहाँ पर जिसकी गहराई दिखाया गया है वो कितना है, वो 25 mm है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे इमेज में हम लोग समझने की कोशिश करें, इसका जो डायमीटर दिखाने की कोशिश की गई है वो 16 mm है और इसका डायमीटर के साथ जो है दो लिखा 2 होल, ये और ये होल, दोनों होल है, दोनों होल का डायमीटर कितना है, 10 mm है, ठीक है। इसमें गहराई नहीं दिखाई गई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे टेपर सतह का विमांकन, ठीक है, डायमेंशनिंग ऑफ टेपर सरफेस, ठीक है। टेपर सरफेस क्या मतलब है कि एक सरफेस क्या होगा, इसमें इंक्लाइंड होगा, जैसे कि यहाँ देखेंगे 10 mm है और यहाँ पे क्या है 14 mm है, तो और नीचे का जो है एकदम फ्लैट है। तो इस इमेज में, इस वाले इमेज में ऊपर की तरफ से क्या है, इंक्लाइंड है सरफेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेपर सतह। जबकि इस वाले इमेज में देखेंगे तो दोनों की तरफ से, ऊपर और नीचे तरफ से, दोनों की तरफ से क्या है, ये टेपर। जब एक तरफ से ये तिरछा होगा उसको बोलते हैं स्लोप, और जब दोनों तरफ होगा तो उसको बोलते हैं टेपर, ठीक है। तो जैसे कि 10 है और 20 है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस यहाँ पे सीधी रेखा खींचते हैं और दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको कैलकुलेट करके हम निकालते हैं उसकी ढलान को, स्लोप को। तो उसके यहाँ पे जो है निकल के जो आया है 1:20 है इसका स्लोप। अगर इसी प्रकार से यहाँ टेपर निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन 30 mm है, ये 530 लिखा हुआ, मतलब ये क्या है, इधर से गोल है और यहाँ से भी क्या है, ये गोल है, इस तरह से ये बेलनाकार है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या 36 है, इसका टेपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 1:10, ठीक है। 1:10 का क्या मतलब है कि अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, अगर यहाँ पे 10 mm है तो आगे बढ़ते जाएंगे तो 9 mm हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब कि टेपर हो जाएगा, इस तरीके से एक का अंतर आएगा, 10 चलने पर एक का अंतर आएगा,
ठीक है, ये चीज़ें आप आगे चल करके जब और चीज़ें पढ़ेंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको 100% क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे है चैम्फर का विमांकन। ठीक है, डायमेंशनिंग ऑफ चैम्फर। सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि चैम्फर क्या होता है। ठीक है, तो चैम्फर के बारे में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एक बेलनाकार जो है सॉफ्ट है। सॉफ्ट का मतलब ये नहीं है सिलेंडर समझ लीजिए, कोई सिलेंडर है या फिर कोई छड़ है। ठीक है, तो छड़ क्या होता है, किनारे पर एकदम नुकीला होता है। ठीक है, मतलब कि एकदम साफ कटा होगा, उसकी एजेज जो होती हैं एकदम नुकीले होती हैं। जैसे पेंसिल है, पेंसिल का ये देख रहे हैं किनारा, ठीक है, एकदम पेंसिल का किनारा क्या है, नुकीला है। अगर यही लोहे का होता, अगर ये नुकीला रहेगा तो किसी का हाथ लगेगा तो हाथ क्या होगा, कट जाएगा या फिर कट सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से नुकीला ना निकला रहे तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ये लोहा है तो आयरन का बना है तो इसके किनारे को जो है थोड़ा सा तिरछा जो है इस तरीके से कर देते हैं या फिर रगड़ देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, अंदर की तरफ हो जाता है और यहाँ किनारा जो है मोटा हो जाता है, जिससे कटने की संभावना खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग चैम्फरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक सिलेंड्रिकल बार है, ठीक है, या फिर सिलेंड्रिकल सॉफ्ट है। तो यहाँ से देखेंगे तो अंदर की तरफ ये इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। ठीक है, और इसके डायमेंशन को दिखाने के लिए यूज हुआ है 2 × 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2 mm है। कितना है, 2 mm है। और ये जो इसको शार्प किया गया है, जो इसको फ्लेंज किया गया, सॉरी चैम्पर किया गया है इसको, ठीक है, जो चैम्पर किया गया है, जो इसको इंक्लाइन करके घिसा गया है, वो उसकी डिग्री कितनी है, वो 45 डिग्री पे किया गया। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसी को हम लोग चैम्फर कहते हैं। ठीक है, तो 2 mm की डिस्टेंस है जिसको 45 डिग्री पे घिसा गया है या फिर उसको राउंड किया गया है। ठीक है, चैम्फर किया गया है। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को इस तरीके से दिखा करके यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे 2 mm का डिस्टेंस दिखा करके और इस एंगल को यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो फिर इस तरह से एरो बना करके 2 × 45 डिग्री लिख सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे 2 mm यहाँ पर दिखा के एंगल को अंदर की तरफ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर 4 तरीके दिखाए गए हैं एक्सटर्नल, मतलब कि बाहरी शाफ्ट के लिए, मतलब कि सिलेंड्रिकल शेप या सिलेंड्रिकल बार के लिए। ठीक है, अगर यही चीज़ अंदर से हो, जैसे कि अंदर से ये खोखला है, ठीक है, अंदर से के लिए देखेंगे तो यहाँ पे चैम्फर दिया गया है। ठीक है, इस साइड से, तो इसको दिखाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ से यहाँ तक के डायमेंशन को यहाँ तक खींच लिया गया है और यहाँ लिखा गया 2 × 45 डिग्री। ठीक है, मतलब कि 2 mm का है और इसका जो डिग्री है इंक्लाइनेशन का वो 45 डिग्री है। ठीक है, आपको चैम्फर समझ में आ गया, और चैम्फर को किस तरीके से दिखाया जाएगा, कितने तरीके से दिखाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे हमें आवश्यकता पड़ेगी चैम्फर को दिखाने के लिए। तो इनमें से किसी भी मेथड का वहाँ पे आवश्यकता के अनुसार यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 7वां जो टॉपिक हमारे पास है काउंटर सिंक। ठीक है, काउंटर बोर वो स्टॉक फेस का विमांकन। काउंटर बोर क्या होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं जब किसी नट बोल्ट को कसा जाता है तो अगर किसी स्क्रू को कसा गया तो स्क्रू हेड क्या होता है, सरफेस के बाहर निकला रहता है। तो सरफेस के बाहर ना निकला रहे, वो उसी सरफेस में समाहित हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा हेड के बराबर बोर कर देते हैं। तो हेड के बराबर उसमें जो है सिंक कर देते हैं, काउंटर बना देते हैं, तो वो क्या होता है, उसके अंदर फिक्स हो जाता है। जैसे कि अगर ये यहाँ तक सीधा होता है तो इसका स्क्रू हेड बाहर होता है, अगर स्क्रू हेड के बराबर इसमें जगह बना दिए तो इसी में क्या हो जाएगा, आकर फिक्स हो जाएगा और ऊपर की तरफ नहीं निकलेगा। यही चीज़ जहाँ भी है, यही चीज़ यहाँ भी है और यही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, इसे टॉप दिखाया गया। श्रिंक के लिए क्या करते हैं, जो श्रिंक बनाते हैं इसको श्रिंक करते हैं, उसको लिखते हैं 5-6, जो डायमीटर है वो कितना है, 6 है, और CKS श्रिंक्स के लिए एट 90 डिग्री, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, और 2 5 12 डिग्री। मतलब कि अंदर वाला जो यहाँ का जो है रेडियस, अंदर वाला रेडियस, छोटा वाला रेडियस वो 6 mm का है, और जो बाहर जो रेडियस बन रहा है वो कितने का है, वो 12 mm का है, और इंक्लाइनेशन कितना है इसका, वो है 90 डिग्री का। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा रही है। यही चीज़ यहाँ दिखाया गया है, CS के 90 डिग्री इंटू 10 जो बाहर का ये डायमीटर वो कितना है, 10 है, और अंदर का डायमीटर यहाँ दिखा दिया गया है 5। ठीक है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी। इसका अंदर का डायमीटर नीचे दिखाया गया है और ऊपर वाली चीज़ें ऊपर दिखाई गई हैं।
अब देखिए सेम ये तरीका, ये चीज़ें यहाँ पर चीज़ें वही रहेंगी, बस उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटे वाले का जो डायमीटर है 5 यहाँ दिखाया गया है, एंगल को इस तरीके से दिखा दिया गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को यहाँ पर 3 mm दिखा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस को भी मेजर किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को 5 mm यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, मतलब डिस्टेंस को या फिर डायमीटर को इस तरीके से दिखाया गया, बगल में करके 5, 10, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को 3.5, 3.8 mm इस तरीके से दिखाया गया। अगर कहीं इस तरीके का शेप बन रहा हो कि हाँ कर्व बन रहा हो, उसके लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5, 8, डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, 5, 8, 5, 6, 5, 10 कुछ भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 516 है, ठीक है। ये काउंटर संघ के लिए दिखाया गया है, काउंटर बोर के लिए दिखाया गया है, ये स्पॉट फेस के लिए दिखाया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने समझा, ठीक है। ये आगे हम लोग को काम पड़ेगा, अभी नहीं, अभी हम लोग को बस ये समझ लेना है कि रिप्रेजेंट कितने तरीकों से किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, 8वां टॉपिक है हम लोग के पास कि संक्रिय स्थान पर का विमांकन, मतलब बहुत ही पतला स्थान है, वो बहुत ही बारीक होल है और उसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ये तरीका हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारी ये बहुत ही बारीक होल है कहीं पे, तो इसको दिखाना है, या फिर कट है तो इसको किस तरीके से दिखाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे SAW कट 3/25 डीप, मतलब कि जो इसका कट है 3/3 का है स्क्वायर, ठीक है, 3/3, और उसका जो डीप है वो कितना है, इसका जो डायमेंशन है ये कट की, ठीक है, वो 3 है, विथ उसकी चौड़ाई कितनी है 3 है, और उसकी गहराई कितनी है वो 25 mm है। या तो इस तरीके से लिख के आप दिखा दीजिए, या तो फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 3 mm है और उसकी गहराई 25 mm है, ठीक है। दोनों ही तरीके आपके पास हैं। या अगर अंदर कट दिखाना हो, किसी शाफ्ट में कट वगैरह है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिखाएंगे 8 mm है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 mm है। हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, एरो को बाहर से बना करके, जब डायमेंशन छोटी हो तो हम एरो को बाहर से दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है लंबे भाग का विमांकन। कोई बहुत ही बड़ा स्केल है या फिर शाफ्ट है, ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि बीच में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं 20 mm पे है, फिर 20 mm पे है, और यही प्रक्रिया चलती जाएगी 200 मिलीमीटर तक, और उसका 20 mm पे। तो हम 200 मिलीमीटर नहीं बना सकते कॉपी में, तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में ब्रेक दिखा देते हैं और यहाँ से यहाँ तक लिख देते हैं कि 200 मिलीमीटर है, ठीक है। तो ये लंबे भाग को दिखाने का तरीका है, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ से लोकेशन दिखाया गया है कि यहाँ से यहाँ 20 डिग्री पे है और दूसरे पे भी 20 डिग्री पे है, और इसका जो है ये डायमीटर जो है 10 mm है और इस होल की संख्या 8 है। 1 2 3 4 5 6 ही दिखाया गया है, लेकिन लिख दिया गया है कितना है, 8 है। मतलब जो ब्रेक हुआ है उसमें 2 चला गया है, ठीक है, और उसको हम बनाया नहीं गया, लेकिन ये मान के चलना है कि वो 8 होल है, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ दिखाया गया वर्गाकार भाग का विमांकन, ठीक है। अब कोई चीज़ वर्गाकार है या फिर गोल है कैसे मालूम चलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ये वाला भाग है वो सिलेंड्रिकल है और ये स्क्वायर है। सिलेंड्रिकल और स्क्वायर क्या मतलब, अगर इसको हम साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो इस तरीके से ये गोल होगा, ये वाला साइड, और ये कैसा होगा, ये इस तरीके से होगा, स्क्वायर के फॉर्म में होगा, ठीक है। ये कैसे जानेंगे, जब किसी पर इस तरीके का निशान बना हुआ हो क्रॉस का, ठीक है, तो उसको हम समझेंगे क्या है, वो स्क्वायर है, ठीक है, वो क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ पर लगा हुआ है स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन, इसको लिखेंगे SQ, और जितना mm का होगा उतना, 15 mm का यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन है, तो SQ 15, SQ 15 है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, स्क्वायर है, चारों तरफ से स्क्वायर है वो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से SQ 15, ठीक। जहाँ पे इस तरीके से बना होगा वो होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये जहाँ पे इस तरीके का बना हुआ है ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, छड़ की तरह से गोल है। 11वां पॉइंट देखते हैं, गोलाकार भाग का विमांकन। गोलाकार मतलब कि बॉल के जो शेप का होता है उसको हम गोलाकार कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए ये किसी शार्ट पे गोलाकार भाग लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक एरो खींच लिए और इसको बाहर की तरफ खींच लेते हैं SR, ठीक है। स्पेरिकल होता है तो इसको दिखाते हैं SR20, ठीक है। इसका डायमीटर कितना है, 20 mm का है, ठीक है। यहाँ पे आधा दिखाया गया है तो इसको हम लोग खींचेंगे SR15, ठीक है। जहाँ पे SR लिखा हो इसका ये मतलब ये समझना है कि वो क्या है, स्पेरिकल शेप है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 12वां हमारे पास है बेलनाकार भाग का विमांकन, ठीक है। बेलनाकार मतलब कि छड़ की तरह, ठीक है। बेलन देखें उस तरह गोल हो, उसका दिखाने के लिए क्या है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक होल है वो बेलनाकार होल है, मतलब पाइप के अंदर का होल दिखाई दे रहा है। इसको दिखाने के लिए 530, ठीक है। 5 मतलब क्या, डायमीटर 30, जो होल है उसका डायमीटर कितना 30 है। अब यहाँ से यहाँ तक दिखाना है तो यहाँ दिखाया 548, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो बेलन का साइज है वो डायमीटर कितना है, वो डायमीटर है 48 mm। और यहाँ से यहाँ तक का साइज दिखाना है तो वो कितना है 560, मतलब यहाँ से यहाँ डायमीटर कितना है 60 mm है। अब यहाँ से यहाँ तक डायमीटर को यहाँ देख लिया, और यहाँ से यहाँ तक डायमीटर कितना है, वो है 554, मतलब कि यहाँ से यहाँ डायमीटर 54 है और यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर 80 mm है। इसके साथ लंबाई देखना हो तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई 38 है, यहाँ से यहाँ तक 12 है, ठीक है। और ये 15 है और यहाँ से यहाँ तक 50 है। इस तरीके से बेलन का विमांकन किया जाता है। लास्ट हमारे पास है चूड़ीदार भाग का विमांकन, ठीक है। जो थ्रेड बनता है उसका किस तरीके से विमांकन किया जाएगा वो चीज़ हम लोग को यहाँ देखना है, ठीक है। तो देखिए थ्रेड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल वे में इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थ्रेड को दिखाना है, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर जो है M12, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डायमीटर दिखाना हो हम क्या लिखेंगे M12, और लंबाई दिखाना है तो कितना दूर तक थ्रेड कटा हुआ है, मतलब सॉफ्ट है, यहाँ से यहाँ तक थ्रेड कटा हुआ है किस नट बोल्ट पे, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हम लोग दिखाएंगे 20 mm हो 25 mm हो, जो भी हो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यम का क्या मतलब, यम का मतलब होता है मेट्रिक थ्रेड, ठीक है। और 20 क्या मतलब नॉर्मल डाया इन mm, जो नॉमिनल डाया है वो, और इंटू 2 लिखा हुआ मतलब कि पिच इन 2 mm, जो पिच है वो कितने पे है 2 mm पे है। इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं M20 इंटू 2 लिख करके। तो एम का मतलब होता है मैट्रिक थ्रेड, ये जो 20 होगा वो नॉमिनल डाया होगा और जो 2 होगा वो पिच होगा। ये सारी चीज़ें mm में होंगी, ठीक है। ये दोनों आए एक्सटर्नल में, जब बाहर की तरफ बना हो। जब इंटरनल की तरफ बना हो, अंदर की तरफ चूड़ी कटा हो, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं M15 है, यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन को M15 है। M15 का क्या मतलब, जो थ्रेड कटा है वो मैट्रिक थ्रेड है और जो 15 है वो क्या है नॉमिनल डाया है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो चूड़ी कटा हुआ है वो 20 mm है और कुल अंदर तक की गहराई 25 mm है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिख करके दिखा सकते हैं, जैसे 12 ड्रिल जो इसकी गहराई 12 mm है और 25 mm डीप है, ठीक है। और यहाँ पर साइज थ्रेड का दिया गया है M16 इंटू 2, ठीक है। तो यह मीट्रिक थ्रेड है और 16 जो है नॉमिनल डाया है और दो क्या है पिच इन mm है, ठीक है। ये चीज़ें हैं एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड के बारे में, ये चीज़ें हैं, ठीक है। हमने अभी तक देखा कि जो स्पेशल टाइप के हैं डायमेंशनिंग सिस्टम, उसमें किस तरीके से हम लोग डायमेंशनिंग को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइंग कन्वेंशंस, अब ये इंजीनियरिंग ड्राइंग कन्वेंशंस क्या होते हैं इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर जो है हम इससे संबंधित कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग कन्वेंशंस का ये मतलब है, जैसे कि हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग जब सीखते हैं और जब उसमें मैप या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट का या फिर किसी एलिमेंट का हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग हर एक बातों को वहाँ पे लिख करके प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें कहीं मकान का, किसी कमरे का, किसी बिल्डिंग का जब डिजाइन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर अगर हमको ग्लास दिखाना हो कि ये मटेरियल जो है ग्लास से बनी हुई है, शीशे की बनी हुई है, तो हम लोग वहाँ पे ऐसा सिंबल बना देंगे, तो वहाँ पे हम लोग ये जान जाएंगे कि जो ग्लास बनी हुई है, जो खिड़की या दरवाजे हैं वो हमारे शीशे के बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सिंबलों का यूज़ किया जाता है। तो हम उन्हीं कुछ सिंबलों के बारे में जानेंगे। हम लोग के सिलेबस में सिंबल्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर साल लगभग इससे 2-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करना है, सिंबल को हम लोग को बनाकर प्रैक्टिस करते हुए याद कर लेना है, ठीक है। तो और इसे हम लोग अपने ड्राइंग शीट पे भी बनाएंगे। तो ड्राइंग शीट पर किस तरीके से बनाना है हम लोग इसे भी समझ लेते हैं, उसके बाद से हम लोग एक एक करके इसे हम लोग देखेंगे और देखने से और समझने से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए पहले समझते हैं ड्राइंग शीट पे आपको कैसे बनाना है। मान लेते हैं कि ये आपके पास
एक ड्राइंग शीट है, इस तरीके की ड्राइंग शीट आपके पास होगी, ठीक है। और इसके अंदर आप इधर से 20 mm और ऊपर से 5 mm और इधर से फिर 5 mm का गैप देते हैं, मार्जिन देते हैं। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, टाइटल बॉक्स बनाते हैं। तो आपको करना क्या है, जो स्पेस अंदर का बचा हुआ है उसका यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग डाल देना है। हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग हम लोग डालेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग कन्वेंशन, उसके नीचे लिखेंगे कन्वेंशन फॉर मटेरियल, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वेंशन फॉर मटेरियल। जो कन्वेंशन पढ़ेंगे वो मटेरियल का पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे आपको टेबल ड्रा कर लेनी है, इस तरीके से टेबल ड्रा कर लेनी है। जिस तरीके से टेबल जो है यहाँ पर है, यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर कन्वेंशन और उसके यूज़ के बारे में इस तरीके से हेडिंग बना लेनी है। उसके बाद से इस तरीके से आपको सारी चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको 7 से 8 आ जाएंगे और इसके बाद जो स्पेस बचेगा ये ऊपर वाला, यहाँ पे आपको इस तरीके से यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ड्राइंग शीट पे जो है आप कन्वेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ बताना आपके लिए आवश्यक था, ठीक है। इस तरीके से हम इस टेबल को अपने ड्राइंग शीट पे ड्रा करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों के लिए निरूपक। तो इसका क्या मतलब है, किसी भी मटेरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे। कन्वेंशन फॉर मटेरियल का क्या मतलब कि मटेरियल के जो है चिन्हों का उपयोग हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि ग्लास यह है मटेरियल है, तो ग्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह साइनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग बनाते हुए भी चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए अलग से हमने लिया है पेज, इस पर हम लोग साइड में बनाते हुए चलेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, ठीक है। हमने हेडिंग डाला हुआ कन्वेंशन फॉर मटेरियल, ये हेडिंग आप लोग भी डालेंगे। अब ग्लास को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप बॉक्स किसी भी डायमेंशन का ले सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। इसमें क्या करेंगे, पहले एक छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इसके बराबर, और फिर ये इस तरीके से छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आप जब स्केल का यूज़ करके बनाएंगे तो और भी खूबसूरत बनाएंगे। उसके बाद से वाटर, ठीक है, ऑयल, पेट्रोल, कैरोसिन एक्सेट्रा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बचपन में पानी का सिंबल बनाते थे, वाटर का एकदम सेम वैसे ही हम लोग यूज़ करेंगे। आप लोग स्केल का यूज़ करिएगा, ये बॉक्स को बनाने के लिए आप लोग स्केल का यूज़ करिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, एक लाइन ऊपर खींच लेंगे, लेबल है ये। और जैसे पानी का हम लोग सिंबल बनाते थे, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंबल बनाएंगे वाटर या फिर पेट्रोल या फिर कैरोसिन के लिए, ठीक है। ये सिंबल हो गया। ऐसा कहीं सिंबल बना होगा तो हम ये समझ लेंगे कि ये वाटर हो सकता है या फिर ऑयल या फिर पेट्रोल, कैरोसिन, कुछ भी इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे वुड या फिर प्लाईवुड के लिए क्या सिंबल होगा। तो वुड या प्लाईवुड के लिए एक साथ कई सिंबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 हम लोग भाग कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर कहीं इस तरीके का सिंबल बना हुआ हो, इस तरीके का सिंबल बना हुआ है इस तरीके का, तो हम लोग समझेंगे क्या है, ये लकड़ी हो सकता है या फिर प्लाईवुड हो सकता है, या तो फिर कहीं इस तरीके का सिंबल बना हुआ है, ये इस तरीके का कहीं सिंबल बना हुआ है, तब पर हम क्या समझेंगे कि ये लकड़ी या फिर प्लाईवुड हो सकता है। या तो फिर ऐसे कहीं सिंबल बना हुआ है, तब पर भी हम ये समझेंगे कि ये क्या है, लकड़ी या फिर प्लाईवुड हो सकता है, ठीक है। कंक्रीट के लिए क्या है, कंक्रीट के लिए क्या चीज़ बनाएंगे, तो हम लोग एक पहले बॉक्स ड्रा करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करें, कंक्रीट में क्या होता है, कंक्रीट में बहुत सारी जो है इस तरह से बालू पड़े होते हैं, ठीक है। इधर उधर अनियमित रूप से बालू होते हैं, उसको उसमें क्या होते हैं, गिट्टियाँ पड़ी होती हैं, ठीक है। यही चीज़ें होती हैं, जिसका सिंबल भी कुछ इसी तरीके का बनता है, ठीक। ये हमारा हो गया। अर्थ, कहीं पे ज़मीन दिखाना है, अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी। तो पृथ्वी का क्या मतलब है कि अर्थ, ज़मीन, भूमि की सतह दिखानी है, तो हम लोग उसके लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं, हम लोग इस तरीके से बॉक्स ड्रा करके सिंबल दिखाएंगे। इसमें भूमि कहाँ होती है, नीचे होती है, तो हम नीचे की तरफ जो है, जैसे घास नहीं बना होता है इस तरह से, ऐसे घास बना देते हैं कुछ दूरी पर, जैसे कि घास उगी हुई है इस तरीके का दिखा देते हैं। इससे ये मालूम चलता है कि ये क्या है, हमारा भूमि है, ठीक है। अर्थ का सिंबल हम लोग इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है।
अब आ गया ब्रोज, ब्रास एंड गन मेटल। इसको दिखाना हो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक बॉक्स बना देते हैं। पहले बॉक्स में ही आपको सब कुछ रिप्रेजेंट करना है, बिना बॉक्स के रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि एक तरीका है यहाँ पे। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, समांतर रेखाएं खींचेंगे, डिस्टेंस पे, थोड़ी डिस्टेंस पे आप अपने अनुसार ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से डिस्टेंस खींचेंगे, ठीक। उसके बाद से हर एक बॉक्स में क्या करेंगे, हर एक लाइनों के बीच में हम लोग डैश डैश वाली लाइन का यूज करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से लाइन का हम लोग यूज करेंगे। आप स्केल की मदद से इसे बना सकते हैं, ठीक है। अब जब स्केल की मदद से बनाएंगे तो आप बहुत ही खूबसूरती से बनाएंगे, ठीक। तो ये जो जहाँ सिंबल आ जाएगा वहाँ हम लोग क्या समझेंगे, हम इसे समझेंगे कि ये क्या है, ब्रास हो सकता है, ब्रोज हो सकता है, या फिर गन मेटल हो सकता है, या इससे संबंधित और भी मटेरियल्स हो सकते हैं, ठीक है। नीचे आप और बढ़ते हैं तो हम लोग के पास है स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड इट्स एलॉय। मतलब कि स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम एलॉय के को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और इसमें हम लोग इस तरीके से लाइनें खींचेंगे, ये दूसरे के समांतर होंगी इस लाइनें। अब स्केल का यूज करके इसे अच्छा और अच्छे से खींच सकते हैं, ठीक है। ये खींचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे आप और पास पास खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंबल है हमारा वो किसका है, स्टील का है, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम या फिर इसके एलॉय का है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे लेड, जिंक, टीन, वाइट मेटल एक्सेट्रा। इससे संबंधित सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इस बॉक्स में क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से समांतर रेखाएं जो है हम लोग खींचेंगे, ठीक। इस तरीके से हम लोग समांतर रेखाएं को खींचते चलेंगे। आप स्केल का यूज करके ये खींचेंगे, ठीक है। इसके बाद से क्या करेंगे, क्योंकि दोनों तो सेम हो गया, सेम तो हो नहीं सकता, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करके इधर से भी खींच देंगे, तब ये इसका जो है अब ये दूसरे तरीके से दिखेगा। तब हम पहचान कर सकते हैं कि किस मटेरियल के बारे में संकेत कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, जहाँ इस तरीके से बना होगा उसको हम क्या समझेंगे, लेड, जिंक, टीन, वाइट मेटल या फिर इससे संबंधित मेटल हम लोग इसको समझेंगे। दोनों सिंबल अलग अलग हैं, हर एक सिंबल एक दूसरे से क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि स्टोनवेयर है, मार्बल्स है, ठीक है, साल्ट है, इन सब को किस तरीके से हम लोग दिखाएंगे, ये चीज़ भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कहीं पे मार्बल लगना है, ठीक है, या फिर कहीं नमक है, तो किसी मकान में वाले मार्बल लगना है तो उसको दिखाना है कि फर्श पर मार्बल लगना है, तो किस तरह से संकेत से दिखाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डैश लाइनों का यूज करेंगे, केवल डैश लाइनों का यूज करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे। जहाँ पे ये बना होगा वो समझ जाएंगे कि मार्बल जो है लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से एडबस्टर है, फाइबर है, फेल्ट है, ठीक है, रीजन है, प्रोडक्ट है, पेपर है, कॉर्क है, ठीक है। उसके बाद से रबड़ वगैरह, लेदर, वॉक्स, ठीक है, फिलिंग मटेरियल, इस टाइप के जो मटेरियल हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही आसान सिंबल है। आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद से आपको फिर से उसी तरीके की लाइन खींचनी है पैरेलल, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी तो ये सब इसके सिंबल बन जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन में आप लोग इसको स्केल के यूज से बनाएंगे, फ्री हैंड नहीं, जैसे हम बना रहे हैं हाथ से खींचते रहे, ऐसा नहीं, आप स्केल की मदद से बनाएंगे, क्योंकि आपको अच्छे नंबर पाने हैं, क्योंकि हमें समझाना है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो हम ऐसे इसलिए ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इसको सीधी लाइनों से मिला देंगे इस तरीके से, इस तरीके से इसका
सीधी लाइनों से हम मिला देंगे। अब ये सिंबल जहाँ दिखाई देगा तो इसको लेदर समझ सकते हैं, बॉक्स समझ सकते हैं, एस्बेस्टस, फाइबर, ठीक है, सिंथेटिक रीजन प्रोडक्ट समझ सकते हैं, पेपर समझ सकते हैं, कॉर्क समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इस सिंबल से हम लोग समझ सकते हैं। लास्ट हमारे पास है ब्रिक वगैरह दिखाना हो, ठीक है, फायर ब्रिक दिखाना हो, तो वहाँ पे किस तरह के सिंबल का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आपको सिंबल के साथ साथ ये भी याद कर लेना है कि ये किसका सिंबल है, ठीक है, क्योंकि नाम आपको दे देगा, एग्जामिनेशन बाय नेम पूछेगा और आपको ये सिंबल बना के आना रहेगा, ठीक है। तो सिंबल बहुत बड़ा नहीं और बहुत छोटा नहीं। मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का बॉक्स बना करके या फिर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का बॉक्स बना करके उसमें आप इसे रिप्रेजेंट करिएगा ताकि ये अच्छे से रिप्रेजेंट हो सके। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ब्रिक वर्क है, फाइबर ब्रिक वगैरह है, ठीक है, मॉडर्न, ये सब जो है हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके बुक में दिखाया गया है, इस तरीके के सिंबल यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। ये सारी जो चीज़ हमने यहाँ पे बना रखी है, तो आप कोशिश करिएगा कि कोशिश क्या करना, आप स्केल से ही बनाइएगा, ठीक है। आप बहुत अच्छे से बनाएंगे जब स्केल का यूज करेंगे तो। और इस सिंबल को आप ज़रूर से याद कर लीजिए क्योंकि ये हर एक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, आपको तैयार करके ही जाना होगा। तो मेरे पास जो बुक है उसमें हम आपको दिखा सकते हैं कि कब कब पूछे गए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2013 में, 16 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18, 19 में भी पूछे गए हैं, लेकिन ये 2 साल पुरानी किताब है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामने आपको सलूशन बना करके आना होगा। इस तरीके से हर आपको नाम दे दीजिएगा एग्जाम में, नाम के सामने जो है आपको इस तरीके से सलूशन करके आना होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको एकदम तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ज़्यादा दीजिएगा, 2 या 3 या फिर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। उन चारों को इस तरीके से आपको करके आना होगा, ओके। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा।